Study with complete handwritten class notes to crack IES GATE PSU 2018 by Bharat Kumar Mahawar. IES गेट PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए है ना। ठीक है, अभी 5वां स्टार्ट करते हैं। हाईवे मटेरियल्स। हाईवे मटेरियल मतलब हम जो भी पेवमेंट डिज़ाइन करते हैं, हाईवे के अंदर पेवमेंट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मटेरियल कौन कौन सी मटेरियल ज़रूरत पड़ती है? एग्रीगेट हो गया, बिटुमिन हो गया, सोइल सबग्रेड हो गई, सोइल की ज़रूरत पड़ती है। लोग जैसे सोइल तो रहती है, एग्रीगेट की और बिटुमिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम एग्रीगेट और बिटुमिन कवर करेंगे। एग्रीगेट की टेस्टिंग क्या क्या है, बिटुमिन की टेस्टिंग क्या क्या है, तो उससे रिलेटेड हर एक चीज़, ठीक है। उससे पहले क्या है, जैसे अब आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट को यूज करेंगे हम पेवमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, कि एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या क्या है? जैसे स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि क्रशिंग के लिए, क्रशिंग को रजिस्ट करने के लिए स्ट्रेंथ हो गई। हार्डनेस, सेकेंड है हार्डनेस, रजिस्ट टू एब्रेशन, एब्रेशन को रजिस्ट करने के लिए। ऐसे टफनेस हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गई, अडेशन हो गया, ठीक है। और शेप ऑफ द एग्रीगेट हो गया। शेप ऑफ एग्रीगेट भी हम कंसिडर करते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे अब अपना हमारा एग्रीगेट बहुत ही पतला हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या फिर बहुत ही लंबा हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम क्रशिंग टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले अब प्रॉपर्टीज़ तो हो गई, ठीक है, हर चीज़, ये हार्डनेस वगैरह सब कुछ चीज़ हमें चाहिए। अब उनको निकालने के लिए किस एग्रीगेट की कितनी हार्डनेस है, कितनी क्रशिंग वैल्यू है, इम्पैक्ट वैल्यू कितनी है उसकी, उनको करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग टेस्ट है। तो पहला क्रशिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्रशिंग टेस्ट क्यों करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। ये आपका कोई पेवमेंट है, मान लो ये आपका पेवमेंट है, अगर इसके ऊपर आपका कोई भी व्हीकल आया, तो व्हीकल आएगा तो कुछ उस व्हीकल का कुछ लोड होगा, तो लोड को रजिस्ट करता है। जो लोड को रजिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स लगेगा इस पर पेवमेंट पर व्हीकल आएगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्रशिंग टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखो 10 से 12 के साइज के एग्रीगेट ले लेंगे, ठीक है। या तो हम 10 से 12 एग्रीगेट साइज के एग्रीगेट ले लेंगे, या फिर क्या करते हैं कि 12.5 से दो। जैसे आपकी ये सी होती है, ये कितनी की है? 12.5 की, और इसके नीचे अलग एक और सी लगा देते हैं, वो कितनी होती है? 10 की, ठीक है। 10 सी होती है। इसमें और कोई एग्रीगेट डालते हैं तो एग्रीगेट कौन से? 12.5 से तो पास हो जाए एग्रीगेट, और 10 पर रिटेंड हो जाए, मतलब इस पर रुक जाए एग्रीगेट। तो वो वाली एग्रीगेट ले ले या तो हम, या फिर 10 से 12 के कोई से भी एग्रीगेट ले ले। और इन एग्रीगेट को क्या करते हैं कि हमारा एक मोल्ड होता है, इस तरीके से हमारा मोल्ड होता है। उस मोल्ड में हम भर देते हैं, कैसे? 3 लेयर में। हमारा जितना भी एग्रीगेट आएगा उसको एक लेयर में भर देंगे पहले, ठीक है। उसका 1/3 पार्ट भर देंगे और उसको 25 टाइम्स टैम्प करेंगे, ठीक है। 25 टाइम उसको टैम्प करेंगे यहाँ पर। फिर अगला, फिर दूसरी लेयर भरेंगे, फिर 25 टाइम टैम्प करेंगे यहाँ पर, और अगली फिर एक लेयर भर देंगे और 25 टाइम टैम्प करेंगे। ऐसे करके पूरा एग्रीगेट भर देंगे 3 लेयर्स के अंदर, ठीक है। और फिर हमारा एक प्लंजर होता है इस तरीके से, इसकी डाया बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसके ऊपर हम ऊपर से लोड लगाते हैं, ठीक है। अब लोड कितना होता है? लोड होता है 4 टन पर मीटर, 1 मिनट, 4 टन पर मिनट। 1 मिनट में हम 4 टन का लोड लगाते हैं। ऐसा हम 10 मिनट तक करते हैं, ठीक है। तो टोटल लोड कितना हो गया? 40 टन हो गया। हम जो भी लोड लगाते हैं ये वाला इसके ऊपर, यहाँ पर ये लोड हम यहाँ लगाएंगे। जो हम ये लोड लगाते हैं वो ग्रेजुअली होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल धीरे 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 लोड लगाना होगा, ठीक है। एक साथ लगाएंगे तो वो इम्पैक्ट लोड हो गया। तो क्रशिंग टेस्ट के लिए हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट, तो जब कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा तो इस जो एग्रीगेट है वो क्रश हो जाएगा, ठीक है, बीच में, मतलब चूरा हो जाएगा एग्रीगेट्स का। तो उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट, तो फिर उसको जो क्रशिंग होगी उसके बाद में एग्रीगेट को 2.36 से सीव से पास कर लेंगे, और फिर कुछ वेट निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो जो 2.36 से पास करने के बाद जो वेट निकल गया वो हमारा क्या है? W2 है।
और W1 क्या है, जिसको हम इस मोल्ड में भरे थे, कौन सा, जो 12.5 MMCU से तो पास हो गया था और 10 MMCU पर रिटेंड हो गया था, वो वाला W1 है। ठीक है, तो इसका ACV निकालने का फॉर्मूला हो गया, टेस्ट बता दिया कैसे होता है। ACV निकालने का फॉर्मूला है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाई 100। W2 क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 2.36 MMCU और W1 टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट। अब यहाँ पर देखो एक अच्छी चीज़ क्या है, जो ऑब्जेक्टिव में वही चीज़ पूछता है। ठीक है, ये बाकी कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कुछ भी पूछा था, मैं बता देता हूँ बात क्या है। लोग क्या समझते हैं कि हमारी ACV की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही हमारा एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी ACV की वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की जितनी वैल्यू ज़्यादा आएगी उतना ही आपका जो एग्रीगेट है वो लो स्ट्रेंथ वाला है। ठीक है, और आपकी ACV की वैल्यू जितनी कम आएगी उतना ही आपका एग्रीगेट हाई स्ट्रेंथ वाला है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये W2 है आपका, वो क्या है 2.36 mm से पास करने वाला है, पास करेगा वो चूरा है मतलब। तो चूरा जितना ज़्यादा होगा तो W2 जितना ज़्यादा होगा, चूरा जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए क्या है कि ACV की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी उतनी ही लो क्वालिटी का मटेरियल होता है हमारा। ठीक है, यही वो पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यही पॉइंट पूछता है। ठीक है, कि ACV की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी तो एग्रीगेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, और फिर IRC ने कुछ वैल्यू रिकमेंड कर रखी है, वो आप याद रख लेना। सरफेस लेयर के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ACV की वैल्यू, और बेस के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद कर लेना आप। इसके बाद में आता है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट भी उसी तरीके से होता है जैसे पिछला हमने किया था, वैसे होता है। ठीक है, वापस इसमें वही 10 to 5 mm का हम, इसमें क्या है 10 to 12 mm का एग्रीगेट ले लेंगे या फिर क्या लेंगे हम, जो 12.5 mm से तो पास कर जाए और 10 mm पर रिटेन कर जाए, वो वाला एग्रीगेट लेके और उसको हम इस तरीके से मोल्ड में भर देते हैं, वापस उसी 3 लेयर्स में भर देते हैं 25 टाइम टैम्प्ट करके। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि ग्रेजुअली लोड नहीं लगाते हैं, इसके ऊपर क्या है अपना एक हैमर होता है। ठीक है, हैमर का वेट कितना होता है 13.5 to 14.5 kg होता है। ठीक है, और उसको इस पर 15 टाइम्स ब्लोज, 15 टाइम इसके ऊपर पटकते हैं, 15 बार पटकते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, अपनी हाइट ऑफ फॉल, मतलब कितनी हाइट से उसको गिराते हैं, वो 38 सेंटीमीटर से उसको गिराते हैं। ठीक है, जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से इसके अंदर कुछ वैल्यूज क्रश हो जाएगा एग्रीगेट, क्रशिंग होने के बाद जो हो जाएगा उसको 2.36 mm से पास कर लेंगे और वापस वही फॉर्मूला लगा देंगे W2 अपॉन W1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100। W2 क्या है यहाँ पर, वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू 2.36 MMCU एंड W1 क्या है, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, वापस से यहाँ वही चीज़ आ गई कि AIV की वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका लो स्ट्रेंथ का एग्रीगेट होगा, और अगर AIV की वैल्यू आपकी जितनी कम होगी उतना ही आपका हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। IRC ने कुछ वैल्यूज रिकमेंड कर रखी है यहाँ पर, वो क्या है कि आपकी AIV की वैल्यू सरफेस लेयर के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बेस के लिए 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात हम इम्पैक्ट टेस्ट करते क्यों हैं, ये तो बताना भूल गया। इम्पैक्ट टेस्ट हम क्यों करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट फॉर टफनेस के लिए करते हैं। टफनेस मतलब कि आपका व्हीकल कभी कभी क्या है कि इम्पैक्ट लोडिंग भी डाल देता है पेवमेंट के ऊपर, तो उसके लिए हम टफनेस के लिए हम इम्पैक्ट लोडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना हमारा आता है, कंप्लीट हो गया, समझ आ गया होगा। अगला आता है हमारा एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट आता है। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं हम, एब्रेशन टेस्ट करते हैं फॉर वियर टीयर कोएफिशिएंट और हार्डनेस, मतलब कि आपका ये मान लो कोई पेवमेंट है, इसके ऊपर कोई व्हीकल आया आपका। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई व्हीकल आएगा तो व्हीकल के टायर व्हील के बीच में और एग्रीगेट के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है जब भी हमारा व्हीकल चलता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन कितना लगेगा उससे बचने के लिए वो कहीं एग्रीगेट है जो वहाँ से मतलब हट नहीं जाए या फिर उस टूट नहीं जाए एग्रीगेट, उससे देखने के लिए, उससे बचने के लिए हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं। या फिर एक तो ये होता है, और उसके बाद क्या होता है कि इस पर कोई व्हीकल आएगा तो क्या होता है कि एग्रीगेट के बीच में भी क्रशिंग होती है, एब्रेशन होता है, मतलब रगड़ होती है उन दोनों के बीच में भी।
तो उससे बचने के लिए या फिर वो कितना होना चाहिए, उसकी एग्रीगेट की स्ट्रेंथ कितनी होनी, एब्रेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ को देखने के लिए हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट करते कैसे हैं, इसमें क्या होता है, मोल्ड होता है इस तरीके से। मोल्ड क्या होता है, ये ड्रम होता है। ठीक है, इस तरीके से ड्रम होता है, तो इस ड्रम को रोटेट करते हैं हम। आपने लैब में किया भी होगा, ड्रम को रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट किस तरीके से करते हैं कि इसके अंदर 33 रोटेशन पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में 33 रोटेशन तो इसमें होने ही चाहिए, और मैक्सिमम रेवोल्यूशन 500 या फिर 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, 1000 हो सकते हैं। ठीक है, ये किस 1000 होंगे या 500 होंगे या किस पर डिपेंड करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी एग्रीगेट लेंगे सबसे पहले वो कौन से लेंगे, जो 12.5 mm से पास कर जाए और 10 mm पर रिटेंड कर जाए, और इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर डाल के इसमें कुछ बॉल्स होती है, स्टील बॉल्स। ठीक है, जब इसको ये रोटेट होगा तो स्टील बॉल्स और एग्रीगेट के बीच में एब्रेशन होगा, और एग्रीगेट के बीच में भी एब्रेशन होगा। ठीक है, अब बात होती है कि हम इस नंबर ऑफ स्टील बॉल्स, मतलब स्टील बॉल हम कितने डालें, वो कितने डालेंगे वो भी डिपेंड करता है आपका ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे। तो ये दो चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नंबर ऑफ बॉल्स और रोटेशन 500 रोटेशन करें या फिर 1000 रोटेशन करें, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये हमेशा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करेगा। ये ठीक से सुन लो आप। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स एंड नंबर ऑफ रोटेशंस, ये किस पर डिपेंड करता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो ये क्या है, स्टील बॉल्स की डाया कितनी होती है, वेट 390 ग्राम से 390 टू 445 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है, और इसकी डाया 4.8 mm होती है स्टील बॉल्स की डाया। ठीक है, 4.8 mm इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहा हूँ ऐसे जस्ट डिटेल के लिए। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी होती है 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, एंड 70 सेंटीमीटर इसकी डाया होती है। ठीक है, ये तो जैसे ऐसे बता रहा हूँ। और उसके बाद में क्या करते हैं, फिर जब आपको टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसको 1.7 mm से सीव कर लेते हैं, सीव से उसको छान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली इम्पैक्ट में और क्रशिंग में 2.36 mm से सीव कर देते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ टेस्ट, जिसके अंदर 1.7 से करते हैं, और वापस हम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं उस तरीके से, W2/W21 मल्टीप्लाइड बाई 100। W2 जो है कौन सा है, जब 1.7 से जो एग्रीगेट मतलब जो चूरा हो गया वो पास हो गया, और W1 टोटल है। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू आप ध्यान रखो क्या, कि एग्रीगेट और स्टील के बीच में एब्रेशन होगा, एग्रीगेट और स्टील के बीच में, उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। ठीक है, रबिंग होगी, जो एग्रीगेट और स्टील के बीच में रबिंग होगी ड्रम के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम एब्रेशन। ठीक है, और अगर एग्रीगेट के बीच में रबिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रेशन। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना आप। दूसरी बात, इसमें हम जो भी अपरेटस यूज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं लॉस एंजलिस अपरेटस। ठीक है, और लॉस एंजलिस अपरेटस एब्रेशन और एट्रेशन दोनों ही इंक्लूड करता है। ठीक है, उसमें एब्रेशन भी होता है और एट्रेशन भी होता है। W2 W1 में बता दिया क्या है। वापस से यहाँ वही चीज़ आ जाएगी, वापस से वही चीज़ आएगी, आपकी इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एब्रेशन वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा होगी, एब्रेशन वैल्यू आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका लो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट होगा। ठीक, और एब्रेशन वैल्यू आपकी जितनी कम होगी उतना ही आपका हाई स्ट्रेंथ एग्रीगेट होगा। ठीक है, IRC ने कुछ वैल्यूज रिकमेंड कर रखी है यहाँ पर कि सरफेस के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए AV की वैल्यू, एग्रीगेट वो सॉरी एब्रेशन वैल्यू, और बेस के लिए 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ एक ये पॉइंट आप ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालना है, तो आप क्या करोगे कि 20 माइनस 1/3 ऑफ लॉस ऑफ वेट इन ग्राम, मतलब कि आपका इनिशियल जो वेट रहेगा और जो फाइनल जो वेट रहेगा उसमें आपका कितना लॉस हो गया वो। ठीक है, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई वो 3, ये 3 को 20 में से माइनस कर दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस आ जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला आता है साउंडनेस टेस्ट। अगला है साउंडनेस टेस्ट। अब बात आती है हम साउंडनेस टेस्ट करते क्यों हैं। साउंडनेस टेस्ट करते हैं फॉर द ड्यूरेबिलिटी या फिर फिजिकल केमिकल वेदरिंग के से बचने के कारण। ठीक है, जैसे केमिकल या वेदरिंग से बचने मतलब कि आपका वो क्या बोलते हैं,
वैल्यू चेंज होगी आपकी। ठीक है, क्यों करते हैं? जैसे आपका साल के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर वेदरिंग हो रही है, तो रेजिस्टेंस टू वेदरिंग या फिर रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर चेंज, इनसे बचने के लिए साउंडनेस टेस्ट करते हैं। इनसे कैसे बचा जाए या फिर कितना इनकी प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर किस तरीके की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हर जगह पर वेदरिंग अलग होती है, टेम्परेचर वेरिएशन अलग होता है। ठीक है, तो उनको देखते हुए साउंडनेस टेस्ट करते हैं, उनसे बचने के लिए या फिर उनको मैनेज करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ठीक है, ये ड्यूरेबिलिटी भी बताता है साउंड नेस्ट, ड्यूरेबिलिटी कितना ड्यूरेबल होगा मटेरियल, उसके लिए भी साउंड नेस्ट टेस्ट कर लेते हैं। एक ही चीज़ है, घुमा फिरा कर वही बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि नेचुरली हम अगर इसका पता लगाएंगे साउंड नेस्ट टेस्ट का, तो इसके लिए हमें 12 महीने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पूरी साल की, क्योंकि पूरे साल में कितना टेम्परेचर वेरिएशन हुआ, हमारा वेदरिंग कैसा कैसा रहा, इसका पता लगेगा। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं कि एक्सेलरेटेड वेदरिंग साइकिल लैब के अंदर, एक्सेलरेटेड वेदरिंग साइकिल हम मैनेज कर लेते हैं लैब के अंदर। ऐसी कोई कंडीशन बना लेते हैं कि वो जल्दी से एक्सेलरेटेड हमारा जो टेस्ट चलेगा वो एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले कि हमारा Na2 एक ब्लॉक लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरीके से एक ब्लॉक लेंगे, उसके अंदर हम इसमें क्या, या तो हम Na2SO4 भर देंगे या फिर हम MgSO4 भर देंगे। ठीक है, और उसके अंदर एग्रीगेट को हम बिल्कुल डिप कर देंगे। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 10 to 16 आवर के लिए। ठीक है, उसके बाद में इसको निकाल करके ओवन ड्राई करेंगे। ठीक है, ओवन ड्राई कितने करेंगे? 105 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसको ओवन ड्राई करेंगे। ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट एक साइकिल हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया इसने कि जो भी आपका एग्रीगेट है उसको सल्फेट सोल्यूशन के अंदर 10 से 16 घंटे के लिए डिप करके रख दिया। फिर क्या किया उसने? उसको निकाल के ओवन ड्राई कर दिया। 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन ड्राई किया इसको। ठीक है, ऐसा हम 10 बार करते हैं। ऐसा साइकिल, ये एक साइकिल हो गया कंप्लीट। ऐसे साइकिल हम 10 टाइम अप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 टाइम ऐसे साइकिल को अप्लाई करेंगे। और उसके बाद में जो वेट लॉस आएगा, एग्रीगेट में कुछ वेट लॉस हो जाएगा, उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, यही इसके अंदर करते हैं। कुछ IRC ने वैल्यू रिकमेंड कर रखी है इसमें कि क्या है कि वेट लॉस, कितना वेट लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप Na2SO4 सोल्यूशन यूज करोगे, इसमें दो सोल्यूशन यूज कर सकते हो आप, या तो Na2SO4 में भी डिप कर सकते हो उसको, या फिर आप MgSO4 में भी डिप कर सकते हो। ठीक है, दो सोल्यूशन है। तो जब आप Na2SO4 में डिप करोगे तो 12% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, और अगर आप MgSO4 सोल्यूशन यूज कर रहे हो तो आपका 18% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए एग्रीगेट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में आती है शेप टेस्ट। शेप टेस्ट क्या क्या चीज़? मतलब कि एग्रीगेट आपका, जैसे शेप टेस्ट मतलब उसका शेप कैसा है, पतला है, मोटा है, लंबा है। तो अगर आपका एग्रीगेट बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा पतला हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या फिर आपका एग्रीगेट बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी, उसकी भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हम पेवरमेंट में उसको यूज़ करेंगे तो वो एक कोना उसका बाहर निकला हुआ रह गया, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और तीसरी आती है आपको एंगुलरिटी। एंगुलरिटी मतलब इंटरलॉकिंग बिटवीन एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स के बीच में आपकी इंटरलॉकिंग कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फ्लेकीनेस। फ्लेकीनेस क्या दिखाता है आपको? पतलापन, कि एग्रीगेट कितना पतला है। अब पहली बात तो ये है कि हम जब फ्लेकीनेस टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो एग्रीगेट होगा वो 6 mm का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी कंकर उठा लिए और उसके ऊपर फ्लेकीनेस टेस्ट करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं, आपका एग्रीगेट 6 mm या फिर 6 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और W2 आपका क्या होता है? W2 समझो आपका क्या होता है? W2 होता है 0.6 डी मीन। मतलब ये आपका, मान लो कोई वो आपको बोलेगा कि आपके एग्रीगेट किसके बीच में है। मान लो आपका एग्रीगेट 16 से, ये आपका एग्रीगेट है। ठीक है, इसकी साइज़ क्या है? 16 to 20 mm के बीच में इसकी साइज़ है। तो इसकी एवरेज फ्लेकी कैसे निकालोगे? फ्लेकी कैसे निकालोगे? आपका 0.6 मल्टीप्लाई बाई इसका मीन 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया? ये आएगा, कितना भी आ जाएगा, मान लो 10.8 आएगा। ठीक है, 10.8 आ गया। तो अब क्या है कि आपका कोई सा भी एग्रीगेट इसके बीच में, इसके लिए 16 to 20 के लिए आपका एग्रीगेट, अगर आप इस किसी भी एग्रीगेट की वैल्यू 10.8 से इसकी साइज़ कम है किसी भी एग्रीगेट की,
तो वो फ्लेकी है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी अगर 10.8 से कम है तो। यही चीज़ डी 0.6 डी मीन यही चीज़ बता रखा है, ठीक है। तो ये फ्लेकीनेस इंडेक्स का फॉर्मूला है यहाँ पर W2 ये आगे आपको कैसे निकालेंगे बता दिया मैंने। एंड W1 क्या है, टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। IRC ने इसकी भी वैल्यू रिकमेंड कर रखी है कि फ्लेकीनेस इंडेक्स 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लेकीनेस इंडेक्स शुड नॉट ग्रेटर देन 15%, ठीक है। फ्लेकीनेस इंडेक्स हो गया। अब आगे बात आती है फिर इलोंगेशन इंडेक्स की, ठीक है। अब इलोंगेशन इंडेक्स मतलब लंबापन, कि आपका एग्रीगेट हद से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब और हम इस एग्रीगेट को किसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि आपका एग्रीगेट 6.3 mm या उससे लंबा बड़ा तो होना चाहिए, उसकी साइज इतनी तो होनी चाहिए 6.3 या उससे ज़्यादा तो होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी पर भी हम इलोंगेशन टेस्ट करना शुरू नहीं कर देंगे। यहाँ पर समझो W2 क्या है, W2 क्या है, जब हमने पहले वाले में 0.6 लिया था, यहाँ पर 1.8 है, ठीक है। अब उसमें तो हम अगर 0.6 डी मीन से कम होगा तो वो फ्लेकीनेस इंडेक्स में कंसिडर होगा। और यहाँ पर क्या है कि कोई भी एग्रीगेट 1.8 डी मीन से ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा हो गया उसमें तो कमी की बात थी, यहाँ वो ज़्यादा हो गया तो वो इलोंगेशन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, W2/W1 मल्टीप्लाइड बाई 100। W2 इस तरीके से निकालेंगे हम, W1 टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसमें क्या बता रखा है कि आपकी इलोंगेशन इंडेक्स 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। IRC ने ये वैल्यू रिकमेंड कर रखी है, ठीक है। सम अप करें तो क्या चीज़ है, ये कह रहा है कि आपका 0.6 डी मीन से अगर कोई भी एग्रीगेट छोटा हो जाएगा तो वो फ्लेकीनेस में आ जाएगा, ठीक है, वो फ्लेकीनेस इंडेक्स है। और अगर आपका 1.8 डी मीन से अगर कोई भी एग्रीगेट लंबा चले गया, बड़ा हो गया, तो वो आ जाएगा इलोंगेशन में, ठीक है। यहाँ पर तो कमी की बात, और इससे कम होगा तो फ्लेकी में आएगा, और अगर इससे ज़्यादा होगा इलोंगेशन के लिए, इससे ज़्यादा होगा तो वो इलोंगेशन में आएगा, ठीक है। क्लियर आया, दोनों दोनों चीज़ क्लियर हो रही है, क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बात आती है एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी क्या होता है, एंगुलरिटी मतलब इंटरलॉकिंग बिटवीन द एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स के बीच में इंटरलॉकिंग कैसी है। तो उसका फॉर्मूला बता रखा है, इसका 37% माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वैल्यू। सॉलिड वैल्यू आपको सीधा नहीं देगा, वो किस में देगा, वेट डिवाइडेड बाई डेंसिटी में देगा, ठीक है। WA/CGA। WA क्या है, वेट ऑफ एग्रीगेट टू फिल सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर, अभी समझाता हूँ ये 37 कहाँ से आया, ठीक है, अभी बताता हूँ नीचे। वेट ऑफ एग्रीगेट, कोई भी सिलेंडर है उसको फिल करने के लिए आपको कितने एग्रीगेट की ज़रूरत है, वो क्या है, WA। C क्या है, वेट ऑफ वाटर, एग्रीगेट भरने के बाद में इसमें कितना पानी आ सकता है, तो जितना पानी आएगा वो है वेट ऑफ वाटर टू फिल सिलेंडर, ठीक है। और G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट, ठीक है। समझ आ गया, फॉर्मूला क्या है, 37% माइनस WA/CGA, ठीक है। W वेट ऑफ एग्रीगेट, C क्या है, वेट ऑफ वाटर, और GA क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब देखो यहाँ पर एंगुलरिटी वैल्यू 0 से 11 के बीच में होगी आपके एंगुलरिटी नंबर, जो भी इसमें एंगुलरिटी नंबर जो भी आएगा वो 0 से 11 के बीच में आएगा, ठीक है। इसकी लिमिट है ये। एंगुलरिटी नंबर क्या बताता है कि आपका अगर ये कोई भी सिलेंडर है तो इसके अंदर जो एग्रीगेट है उनकी पैकिंग कैसी है, मतलब बिल्कुल पैकिंग, या तो एग्रीगेट बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे बिल्कुल उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, उसकी पैकिंग कैसी है वो आपका एंगुलरिटी नंबर बताता है। अब बात आती है 37 की। 37 क्या है, 37 है कि आपका देखो, आपका एक ये कोई भी मोल्ड है, ठीक है, इसमें आपने प्रॉपरली राउंडेबल एग्रीगेट भर रखे हैं, बिल्कुल गोल राउंड एग्रीगेट प्रॉपरली भर रखे हैं, ठीक है। तो जब आप पूरा सिलेंडर भर दोगे इसके अंदर एग्रीगेट से, तो उसके बाद में इसमें स्पेस ऑफ एयर वर्ड्स वो कितनी रह जाएगी, 33%, ठीक है। आप अगर कोई सिलेंडर को प्रॉपरली राउंड एग्रीगेट से भर दोगे तो उसके अंदर एयर वॉइड्स कितनी, 33% एयर वॉइड्स रह जाएगी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल कितना हो गया इसके अंदर, तो ये सॉलिड मटेरियल से ये कितना हो गया टोटल इसके अंदर, वो क्या हो गया, 100 माइनस 33 इक्वल्स टू 37%, ठीक है। तो वो 37% यहाँ से आया, ठीक है, ये 37% यहीं से आया है। ओके, एक पॉइंट और है, ये पॉइंट याद रखने हैं आपको सारे, ठीक है। एंगुलरिटी नंबर ये पढ़ लेना, पॉइंट मैंने समझा दिया। एंगुलरिटी नंबर मेजर वॉइड एक्सिस ऑफ 33%, वही चीज़ वापस बोल रहा है, ठीक है। अब एक नोट है, इस नोट को आप भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड
जो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 टू 2.9 के बीच में रहेगी हमेशा, ठीक है। और जो भी आपका एग्रीगेट है वो 0.6% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उतना ही 0.6 या फिर उससे कम ही वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 0.6% ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। ये लेक्चर में कंप्लीट हो गया, क्रिकेट के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली हमने, सारे टेस्ट पढ़ लिए, ठीक है। अब बात आती है बिटुमेन की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।